नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी वीटी के में। दोस्तों आज हम आपके लिए मैथ्स का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और ये प्रश्न जो है ये खास करके पेपर सेकंड जो होता है उस लेवल के प्रश्न हैं और इसी के साथ साथ ये प्रश्न आपको अन्य एग्ज़ाम जिनके अंदर मैथ्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें भी आपको काफ़ी हेल्प पहुँचाएँगे। तो चलिए देखते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर दिया है घात, 2 की घात। देखते हैं ये है 2 की घात 2 की घात 2 की घात 2। इस प्रकार से घातें जो हैं 2 के ऊपर 3 बार घातें लगाई गई है और हर घात की एक घात यहाँ पर दे रखी है। इसी प्रकार से यहाँ पर एक और संख्या दे रखी है 2, उसके ऊपर घात अलग तरीके से दे रखी है और यहाँ पर कुछ अलग तरीके से दे रखी थी। तो इनका एक सरल रूप क्या होगा? तो देखिए इनका सरल रूप देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे कि तीनों को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको हल कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर लिखा है 2 की घात 2 और उसकी घात 2 उसकी घात 2। तो सबसे पहले हमें जो सबसे ऊपर वाली ये जो घातें हैं 2, इनको हम 2 की घात 2 का गुणा करते हैं तो ये बन जाएंगी 2 और 2 की घात 2 और इन दोनों घातों का आपस में गुणा कर लेंगे तो ये बन जाएंगी 4। अब 2 की घात 4 का मतलब क्या होता है? तो 2 की घात 4 का मतलब होता है कि 2 का हम 4 बार गुणा कर लेते हैं तो ये हमारी संख्या बन जाएगी यहाँ पर 16। 2 दूनी 4 दूनी 8 और दूनी 16। तो इस प्रकार से इस 2 के ऊपर यहाँ पर जो हमारा आधार है इसकी घात हो जाएगी 16। तो 2 की घात ये 16 बन गई। चलिए अब अगली संख्या को देखते हैं। तो अगली संख्या जो हमारी यहाँ पर है ये, इसको देखते हैं। तो इसी प्रकार हमें इन दोनों संख्याओं का आपस में घातों का आपस में गुणा कर लेना है। तो 2 की घात 2 का मतलब क्या होता है? तो 2 की घात 2 का मतलब होगा यहाँ पर 4 और अंदर जो ब्रैकेट के अंदर है संख्या 2 की घात 2 उसका मतलब भी 4। तो ब्रैकेट जो हमारा रहेगा वो अंदर संख्या 4 बन जाएगी और उसके ऊपर भी घात 4 हो जाएगी। चलिए अब अगली संख्या को देखते हैं। तो अगली संख्या हमारी यहाँ पर दे रखी है ये। अब जो ब्रैकेट के अंदर है उन्हें हमें आपस में गुणा कर लेना है उन घातों को। जैसे यहाँ पर लिखा है 2, उसकी घात दे रखी है 2 और उसकी घात दे रखी है 2। तो इन दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे तो ये हो जाता है यहाँ पर 4, क्योंकि 2 की घात 2 का मतलब 4 हो जाएगा। और फिर उस 4 का हम 2 की ऊपर घात लगा देंगे ये, तो इसका मान हो जाता है ब्रैकेट के अंदर 16। और फिर इसके बाद यहाँ बाहर ब्रैकेट के बाहर भी घात दे रखी है 2। तो इस प्रकार से ये जो हमारा उत्तर बनेगा ये बन जाएगा ऑप्शन फर्स्ट जो रहेगा ये हो जाएगा। तो 2 की घात 16, 4 की घात 4 और 16 की घात 2। इस प्रकार से हम इसका यहाँ पर हल कर लेंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है व्यंजक एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड के गुणनखंड हैं। तो यहाँ पर हम एक सूत्र का प्रयोग करेंगे और सूत्र जो रहेगा वो रहेगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस सूत्र का प्रयोग हम इतने ब्रैकेट के लिए यहाँ पर करेंगे। तो ये जो सूत्र होता है तो इस सूत्र को हम लिख सकते हैं, इसको सॉर्ट कर सकते हैं a माइनस बी और इसका होल स्क्वायर 2। इस प्रकार से हम इसको सॉर्ट कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से ये सूत्र है उसी प्रकार से हम इतने ब्रैकेट में x और y जो दे रखा है तो उसको लिख सकते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर 2। तो इस प्रकार से हम इसको यहाँ पर लिख देंगे। अब इसको इस प्रकार से जब हम लिख देंगे तो आगे देखते हैं। जैसे हमने इसको लिख दिया x माइनस वाई का स्क्वायर और पीछे माइनस जेड स्क्वायर, तो पीछे जो जेड स्क्वायर रहेगा वो वैसे का वैसे रहेगा। अब देखिए यहाँ पर ये संख्या इसको हम 1 मान लेते हैं और इसको 1 मान लेते हैं और दोनों के बीच में माइनस है। तो यहाँ पर फिर एक जो सूत्र होता है हमारा जिसे हम बोलते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो इस प्रकार से इस सूत्र का प्रयोग से हम इसको यहाँ पर खोलेंगे। तो जब हम इसको खोलेंगे यहाँ पर तो जो x माइनस वाई माइनस जेड और x माइनस वाई प्लस जेड, एक बार हमें इसको प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में लिखना है। पर ध्यान रखें कि जो ब्रैकेट के बाहर है z उसे हमें सिर्फ प्लस और माइनस दोनों में लिखना है, जबकि ब्रैकेट के अंदर जो था x माइनस वाई उसको हमें इसी रूप में। तो ये हो जाता है इसका गुणनखंड x माइनस वाई माइनस जेड और दूसरे ब्रैकेट के अंदर x माइनस वाई प्लस जेड। तो ये जो हमारा उत्तर इसमें रहेगा ये यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन जो सेकंड है
ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यदि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में x सर्व समीका है तो यदि इसके अंदर ये x सर्व समीका है तो उसका सूत्र कौन सा बनता है। तो ये काफ़ी सरल है, आपने सूत्र पहले भी पढ़ा होगा इसको। तो इसका जो सूत्र होता है ये होता है x बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac और अपॉन 2a। तो यहाँ पर जो हमारा सूत्र रहेगा वो रहेगा ऑप्शन फर्स्ट, इसमें ये सूत्र दिया है, तो ये हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि एक भिन्न है और जिसका अंश हर से 2 कम है। तो एक भिन्न है जिसका अंश हर से 2 कम है, यदि इसके अंश में से 2 घटा दिया जाए और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार से प्राप्त नई भिन्न 1/3 है, तो उसकी प्रारंभिक भिन्न होगी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक भिन्न मान लेते हैं। मान लिया है कि भिन्न a/b ये एक भिन्न है। चलिए यहाँ लिखते हैं इसको a/b एक भिन्न है। अब चूंकि यहाँ पर कहा गया है ऊपर अंश होता है और नीचे हर होता है, तो अंश जो है उसमें से हमें यहाँ पर अंश जो है वो हर से 2 कम है। यहाँ देखते हैं अंश हर से 2 कम है, तो अंश a है, हर b है, तो ये इससे 2 कम है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि a बराबर b माइनस 2, यानी कि a अंश माना हमने और b को हर माना, तो हर से 2 कम कर दिया, तो a की जगह पर हम b माइनस 2 रख सकते हैं। तो अब हमारी भिन्न जो रहेगी वो b माइनस 2 अपॉन b हो जाएगी। सॉरी, तो हमारी भिन्न b माइनस 2 अपॉन b। अब आगे देखिए प्रश्न में क्या कहा है, यदि इसके अंश में से 2 घटा दिया जाए और हर में 2 जोड़ दिया जाए। तो अब हमें इसमें 2 जोड़ना है और जो है उसमें से 2 और यहाँ पर हमें घटाना है। तो अब हमारी भिन्न जो है वो बन जाएगी b माइनस 4 और ये हो जाएगा b प्लस 2, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से प्राप्त नई भिन्न जो है वो 1/3 हो जाती है। तो ये हो जाएगी 1/3। अब हमें इनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, तो इसका इसमें और इसका इसमें। तो चलिए करते हैं। तो 3 का हमें करना है b माइनस 4 में और 1 का करना हमें b प्लस 2 में। तो b प्लस 2 का हम 1 में करेंगे तो वो वैसे का वैसे रहेगा, और इसका इसके अंदर अंटू करते हैं तो 3b माइनस 12 बराबर b प्लस 2, ये इस प्रकार से हो जाएगा। इस b को हम इधर लेके जाएंगे तो 3b माइनस b और इधर 12 को इधर लेके आएंगे तो 12 प्लस में और यहाँ पर ये, तो ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 3b में से 1b माइनस करेंगे तो 2b, तो 2b बराबर यहाँ पर हो जाएगा 14। तो 2b बराबर 14, तो b बराबर 14/2 मतलब कि 7। तो ये हो गया 7। अब आगे हमने देखा था कि a बराबर हमने माना था b माइनस 2, तो b का मान यहाँ पर 7 है, तो इसमें से 2 माइनस कर देंगे तो a का मान निकल के आ जाएगा 5। तो a बराबर 5 और b बराबर 7, तो 5/7। अब यदि हमें से देखना है कि ये हमारा उत्तर जो है ये सही है या गलत है, इसे चेक करना है, तो प्रश्न के अनुसार इसको हम देख सकते हैं। तो प्रश्न के अनुसार उसने कहा था कि जैसे उसका अंश हर से 2 कम है, तो आप हर को देख सकते हैं 7 है और अंश यहाँ पर 5 है, तो 2 कम है। अब इसके अंश में से 2 घटा दिया जाता है, तो 2 घटा दें और हर में 2 जोड़ दें, तो ये हमारी भिन्न 3/9 बन जाती है, और इसको हम देखते हैं तो 1/3। तो इस प्रकार से भिन्न हमारी 1/3 हो रही है, तो मतलब कि हमारा जो उत्तर है 5/7 वो बिल्कुल सही आया है। चलिए आगे देखते हैं।
अगला है एक्स पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 को एक्स माइनस वाई से भाग दें तो भागफल और शेषफल क्रमशः होंगे। दोनों चीज़ों को यहाँ पर देखना है हमें। तो चलिए इसको लगाते हैं भाग। सबसे पहले हम यहाँ पर एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 को हम तोड़ लेते हैं। तो इसे हम तोड़ेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर, दूसरे ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इस प्रकार से ये बन जाएगा। तो हम ये जो ब्रैकेट है जिसमें माइनस लगा हुआ है, इस ब्रैकेट को फिर हम 2 बार प्लस माइनस में लिख लेंगे। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। इस प्रकार से लिख लेंगे और एक्स माइनस वाई से हम इसको भाग लगाना है। तो एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई क्रॉस कर देंगे और ये एक्स प्लस वाई का हम इसमें इंटू कर देंगे। तो आगे देखते हैं इसको इंटू करके। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स प्लस वाई, एक्स का इंटू हम एक्स स्क्वायर में करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब और फिर वाई का इंटू वाई में, सॉरी एक्स में करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई और एक्स का वाई में करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर और वाई का वाई में करेंगे तो वाई क्यूब। तो ये जो मान है ये हमारा इसमें निकल के यहाँ पर आएगा। तो ये हमारा जो उत्तर है ऑप्शन फर्स्ट के अंदर दिया है। तो फर्स्ट में ही हम इसको ठीक कर देंगे। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। किन्हीं दो संख्याएं ए और बी का समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य बराबर है तो यहाँ पर देखते हैं समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य बराबर होंगे तो इसका क्या हल यहाँ पर रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम समांतर माध्य को देखते हैं। तो समांतर माध्य होगा a प्लस बी अपॉन 2 और फिर आगे देखते हैं गुणोत्तर माध्य है। तो गुणोत्तर माध्य और समांतर माध्य दोनों बराबर हैं तो गुणोत्तर माध्य इसका बनेगा रूट a इंटू बी। तो ये हुआ इसका गुणोत्तर माध्य ए बी का। अब यहाँ पर हम 2 का अदर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा a प्लस बी बराबर 2 रूट a डॉट बी। ये यहाँ पर बन जाएगा। अब हम यहाँ पर इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर है 2 तो a प्लस बी का होल स्क्वायर 2 का यहाँ फार्मूला लगाएंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab बराबर यहाँ पर देखेंगे कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और ए बी का स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा 4ab। तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2ab जो रहेगा तो 4ab को हम इधर लेके आएंगे। 4ab माइनस का हो जाएगा और 4 माइनस 4ab से हम 2ab को माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2ab बराबर 0। तो इस प्रकार से यहाँ पर बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 0। अब जो ये रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab तो इसे हम लिख देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 0। इस प्रकार लिख देंगे। तो यहाँ पर हम a माइनस बी का वर्ग हटा करके 0 के ऊपर रूट कर देंगे तो ये 0 ही हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा a माइनस बी बराबर 0। तो b को हम इधर पहुँचा देंगे तो ये हो जाएगा a बराबर b। तो इस प्रकार हमारा उत्तर यहाँ पर निकल के आएगा a बराबर b। ऑप्शन फोर्थ जो रहेगा ये हमारे इसमें उत्तर बन जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 48,000 का 10% की दर से 1 से 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की दर 6 माही है। तो 6 माही ब्याज की दर है तो 1 से 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र जो है तो ये सूत्र होता है CI बराबर P और 1 फिर से देखते हैं CI बराबर P यहाँ ब्रैकेट और 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n माइनस 1 ये हमारा सूत्र होगा। अब ब्याज यहाँ पर जो है ब्याज की दर 6 महीने के हिसाब से लगाई जा रही है। तो जब 6 माही हो तो उस स्थिति में हमें समय को दुगना कर लेना चाहिए और दर को आधा कर लेना चाहिए। तो दर हमारी हो जाएगी 5% और समय जो है 1 से 1/2 वर्ष मतलब 1.5 वर्ष है तो ये जाएगा 3 वर्ष। तो इस प्रकार से हमें
इसको यहाँ पर हल करना है। चलिए अब हम इसको सूत्र लगाते हैं, सूत्र के अंदर इनके मान रखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम रखेंगे CI बराबर, यहाँ रखेंगे हम मूलधन जो है हमारा तो 48,000 रुपये और इंटू 1 प्लस दर हमने आधी कर ली है तो 5/100 और इसी के साथ साथ -1 और इसकी घात यहाँ कर देंगे 3। तो ये हमारा हो जाएगा 48,000 रुपये मूलधन, इसी के साथ यहाँ पर इसको 5 से हम 100 को क्रॉस करेंगे तो ये 20 और 1 का और 20 का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 20 और 20 का यहाँ 1 में गुणा करेंगे तो 20 और यहाँ पर 1 रहेगा 5 की जगह पर तो ये हो जाएगा 21। तो 21/20 की घात 3 और -1 यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं, आगे जो होगा ब्रैकेट के अंदर हमारा हल। तो यहाँ पर 21 गुणित 21 गुणित 21 और इसके नीचे यहाँ पर हो जाएगा 20 गुणित 20 गुणित 20 और माइनस में यहाँ पर जो हमारा 1 चल रहा है ये ब्रैकेट के अंदर ही हो रहा है सब कुछ। तो यहाँ पर हो जाएगा 9,261 इनका गुणा और नीचे का हो जाएगा 8,000 और -1/1 ये। तो यहाँ पर जो हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने पर ये हमारा हो जाएगा 9,261 माइनस 8,000 और इसके बटे में भी 8,000 और इसी के आगे यहाँ पर हमारा 48,000 जो मूलधन है वो हमारा चल रहा है ये। तो जो हम इसको यहाँ से इससे माइनस करेंगे तो 9,261 में से 8,000 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 48,000 गुणित 1261 और बटे इसके 8,000। तो इसके 3 0 से इसके 3 0 क्रॉस कर देंगे, 8 × 48 यहाँ पर 6 और 1261 का हम 6 में गुणा कर लेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 6 गुणित 1261 तो ये हमारा निकल के आएगा 7,566। तो CI जो रहेगा 7,566, ऑप्शन सेकंड जो रहेगा ये हमारा इसमें उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य जिसका वास्तविक मूल्य 100 रुपये है 10% बढ़ा करके अंकित करता है। तो जब वस्तु का मूल्य 100 रुपये है और उसमें 10% बढ़ा करके अंकित करता है तो मतलब ये हो जाएगा 110 रुपये। अब उस वस्तु पर वह 10% छूट देता है। तो 110 का 10% हम देखते हैं तो कितना होता है। तो 110 का 10% जो है वो होता है 11 रुपये। तो चलिए अब 10% छूट दी मतलब 11 रुपये की उसने छूट दी तो देकर बेचता है तो उसने वह वस्तु कितने रुपए में बेची। तो वस्तु जो है वो उसने अंकित मूल्य जो उसका बनाया था वो बनाया था उसने 110 रुपये और फिर उसने 10% की उसमें छूट दे दी तो मतलब कि उसने 11 रुपये की छूट दे दी। तो ये वस्तु वो बेच रहा है 10 में से 1 जाएगा तो 9 और यहाँ पर जाएगा 2 तो 11 में से 2 जाएगा तो 9 ये 99 रुपये में। तो ऑप्शन थर्ड जो रहेगा ये हमारा उत्तर हो जाएगा 99 रुपीज़। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। यदि राशियां ABCD समानुपाती है तो A गुणित D बराबर B गुणित C। तो ए जब 4 राशियां समानुपात में होती जैसे कि A/B बराबर C/D तो बिल्कुल सही है। पहली संख्या और चौथी संख्या का गुणा होता है तो A और D का गुणा हो सकता है और B और C का हो सकता है। तो ये कथन सही है। आगे देखते हैं, गलत को हमें पहचानना है कि कौन सा गलत है। फिर इसी प्रकार से अगला है, ABCD समानुपाती है तो A गुणित C बराबर B गुणित D। तो अभी हमने देखा A गुणित D हो सकता है, B गुणित C हो सकता है, परंतु A गुणित C नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पर गलत है। तीसरा कथन देखते हैं, तो समानुपात A अनुपात B का व्युत्क्रम अनुपात B/A ये भी सही है और राशियाँ ABC गुणोत्तर श्रेणी में है तो ये भी सही है। तो ऑप्शन सेकंड जो रहेगा ये यहाँ पर
गलत हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। किसी संस्था में सदस्यों की संख्या 2500 है। यदि पहले वर्ष में 10% बढ़ती है और दूसरे वर्ष 10% घट जाती है, तो देखिए पहले तो हमें 2500 का 10% बढ़ाना है और फिर उसका 10% घटा देना है। तो 2 वर्षों के बाद सदस्यों की संख्या में कितनी वृद्धि या कमी होती है। तो ये हमें देखना है कि 2 वर्ष के बाद सदस्यों की संख्या में कितनी कमी या वृद्धि हुई है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे 2500 है, तो 2500 का 10% मतलब कि जो है ये हो जाएगा 250। तो 2500 में हम 250 जोड़ देते हैं, तो 2500 में 250 जब जोड़ते हैं तो ये बन जाता है हमारा 2750, 2750। तो ये हो गया। अब 2750 जो है इसका 10% घट जाता है अगले वर्ष में। पहले वर्ष 10% बढ़ा है और अगले वर्ष में 10% घटा है। तो 2750 का जब हम 10% निकालते हैं तो ये हो जाता है 275। तो 275 जो है 2750 से हम माइनस करेंगे, 2750 माइनस 275। तो 275 जब हम घटा देते हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7 और यहाँ पर हो जाएगा 4 और ये 2475। और पहले कितनी थी 2500। तो 2500 और 2475 में कितने का अंतर हो रहा है, तो ये हो रहा है 25 सदस्यों की संख्या कम हो गई। तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा 25 सदस्यों की संख्या में कमी होगी। ऑप्शन 3 जो रहेगा ये इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, 2 बिंदु ए और बी जिनके बीच की दूरी जो है वो 50 मीटर है, तो 2 कारें हैं। अब देखिए यहाँ पर हम एक ए बी, ये भी 2 बिंदु हैं, एक्स कार वाई कार जिनके बीच की दूरी 50 मीटर है। 2 कारें एक्स और वाई चलती है। एक्स की गति 10 मीटर प्रति सेकंड है। तो ए वाली एक्स कार जो है ये 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही है। तो ये 50 मीटर की दूरी है ए और बी के बीच में। तो 10 के हिसाब से ये चलेगी, तो ये एक्स जो है ये 5 सेकंड में उसको पूरा कर लेगी। अब वाई जो है, वाई की चाल जो है वो 25 मीटर प्रति सेकंड है। तो वाई 25 की स्पीड चल रही है, तो 50 मीटर कंप्लीट करने में उसके 2 सेकंड लगेंगे। तो एक्स 5 सेकंड और वाई 2 सेकंड। तो यहाँ पर हमारा उत्तर रहेगा ऑप्शन 3 जो रहेगा 5 सेकंड और 2 सेकंड जो है ये हमारा इसमें यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 13,260 रुपये को राम और श्याम में इस प्रकार से बांटिए कि राम को 11 और श्याम को 15 मिले, तो इस प्रकार के विभाजन में राम और श्याम को क्रमशः मिलेंगे। तो कुल रुपए जो हैं वो हैं, पहले इनका अनुपात समझ लेते हैं। इसका 11 और 15 के अनुपात में ये होना चाहिए। तो 11x मान लेते हैं और 15x मान लेते हैं, ये दोनों का हिस्सा है, इस अनुपात में होना चाहिए। और कुल राशि हमारी है 13,260 रुपये। तो 11 और 15 ये हो जाते हैं हमारे 26x और 13,260। तो x बराबर ये हो जाएगा 13,260 भागित 26। अब हम इसको 2 से क्रॉस कर लेते हैं पहले, तो ये हो जाएगा 13 और ये हो जाता है यहाँ पर 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 3 6 और ये, और फिर इसको हम 13 से क्रॉस कर देते हैं, 13 5 65 और 13 एकम 13 और ये 0 510 आ जाएगा एक्स का मान। तो राम को कितना मिल रहा है, तो राम का हिस्सा माना है 11x, तो 11 गुणित 510, तो ये इसको मिल जाएगा 0 11 11 5 55 और 1 56 यानी कि 5,610 रुपये। अब श्याम को देखते हैं, तो श्याम को मिल जाएंगे 15x 510। तो x बराबर 510 गुणित 15, तो ये 0
5 और ये 7,650 रुपये। तो ये हमारा जो उत्तर रहेगा इसका, ये हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, 5,610 रुपये और 7,650 रुपये, ये मिलेंगे श्याम को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चित्र में दिए गए दो समांतर रेखाओं को काटती है, दो समांतर रेखाएं हैं ये और इनको एक रेखा काटती है। तो इस तिर्यक रेखा के साथ बने हुए एकांतर कोण हैं। तो इसके साथ बने हुए एकांतर कोण कौन से हैं? तो यहाँ पर एकांतर कोण जो हैं 1 और 8, 2 और 7, 1, 8 और 2, 7 जो है ऑप्शन फर्स्ट, ये हमारा इसमें उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला यहाँ पर एक चित्र दिया है और इसमें कोण दिया है अल्फ़ा। तो अल्फ़ा का मान पूछा गया है। तो त्रिभुज के अंदर ये कोण बन रहा है 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री जो कोण बन रहा है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो कोण अल्फ़ा होगा, ये कोण AOB का आधा होता है। तो AOB का आधा, तो AOB कितने का है? तो ये बन रहा है 60 डिग्री का, तो इसका आधा हो जाएगा 30 डिग्री का। तो ये कौन हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड 30 डिग्री। चलिए आगे देखते हैं। अगला यहाँ पर XYZU की भुजा, एक आयत दिया है। ये आयत यहाँ से यहाँ तक है कि भुजा UZ जो है ये 5 सेंटीमीटर है और U जो है वो 4 है। तो XU 4 है, तो XU 4 है, मतलब कि ये भुजा भी 4 की है। तो समांतर चतुर्भुज KLZU, अब चतुर्भुज कौन सा है ये हमें देखना है। तो हमने देखा कि ये भुजा 4 की है, ये भुजा 5 की है। तो समांतर चतुर्भुज ये KLZU का क्षेत्रफल होगा। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए ये इसका आधार हो गया और यहाँ से यहाँ तक ये इसकी ऊंचाई हो गई। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इसके आधार को और ऊंचाई का गुणा कर देंगे दोनों का। तो ये हो जाता है 20 वर्ग सेंटीमीटर। तो 20 वर्ग सेंटीमीटर जो है ऑप्शन फोर्थ, ये हमारा इसमें उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए जिसकी भुजाएं ABC है, तो हैरो के सूत्र से यहाँ पर, तो जो हैरो का सूत्र है, तो हैरो का सूत्र क्या होता है? S का मान निकालने के लिए A+B/2 कर देते हैं। तो इसके लिए हैरो का जो सूत्र बनता है वो बनता है ऑप्शन सेकेंड, यहाँ पर S रूट के अंदर S-A, S-B और S-C, ये बनेगा हैरो का सूत्र। चलिए आगे देखते हैं। साधारणतः एक ठोस आकृति है जिसका नाम है, तो एक किताब ठोस आकृति है तो उसका नाम क्या दे सकते हैं? समांतर चतुर्भुज, घन, आयत या घनाभ। तो जो ठोस आकृति होती है तो वो किताब की जो आकृति होती है वो घनाभ के आकार की होती है। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ जो रहेगा, ये इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, राम एक ठोस घन बनाना चाहता है जिसकी भुजा 15 सेंटीमीटर है। तो उसके लिए 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घनाकार टुकड़ों की यहाँ पर आवश्यकता होगी? तो देखते हैं। तो देखिए, एक ठोस घन बनाना चाहता है जिसकी भुजा 15 की हो और इसके लिए 5 सेंटीमीटर के कितने की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर हमें घन का आयतन का सूत्र लगाना है। तो एक आयतन हमें 15 भुजा वाले घन का आयतन का लगाएंगे और 15 भुजा वाले घन का आयतन और इसके बटे में हम लगा देंगे 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन। तो टुकड़ों की संख्या ज्ञात करना है। तो ऊपर हम रखेंगे 15 गुणित 15 गुणित 15, क्योंकि घन का आयतन का सूत्र होता है A क्यूब, और इसी प्रकार नीचे भी A क्यूब होगा। तो नीचे भुजा होगी 5 5 5। तो यहाँ पर 5 3 15, 3 5 3 15 और 5 3 15, 3 3 3, ये हो जाएगा यहाँ पर टोटल 27। तो 27 ऐसे टुकड़ों की हमें आवश्यकता होगी। चलिए आगे प्रश्न है, एक समकोणीय वृत्तीय बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। तो समकोणीय वृत्तीय बेलन का आयतन जो है वो यहाँ पर रहेगा πr²h, और इसी के साथ साथ यहाँ पर ये ऑप्शन सेकंड जो रहेगा, ये इसका उत्तर रहेगा πr²h, जो कि बेलन का आयतन का होगा।
और 2πRH जो है ये हो जाएगा इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। चलिए आगे प्रश्न दिया है कि इसमें पाई का मान दिया हुआ है, तो इसमें दशमलव के बाद सबसे ज़्यादा और सबसे कम अंक होने वाले अंक क्रमशः हैं। तो बहुत ही सिंपल है, हम अंकों को देखना है कि कौन सा अंक सबसे ज़्यादा बार आया और सबसे कम बार कौन सा आया। तो सबसे कम बार तो आप देखेंगे 0 जो है ये सबसे कम बार आया है, और 3 जो है वो सबसे ज़्यादा बार इसमें आया है। तो यहाँ पर है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, इसी के साथ यहाँ पर भी है। तो इस प्रकार से ये अंक इसमें ज़्यादा बार आया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, आंकड़ों को लेखा चित्र के द्वारा प्रदर्शित करने की वह विधि जिसमें आंकड़े उन आयतों के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं जिनका आधार x अक्ष हो, जिनके आधार बराबर चौड़ाई के हों, दो आयतों के बीच में छोड़ा गया स्थान बराबर हो, कहलाता है। तो उसे हम कहते हैं स्तंभ ग्राफ। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा स्तंभ ग्राफ से कहा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। कुछ यहाँ पर टैली चिन्ह दिए हैं, तो टैली चिन्ह पहले दिए हैं इस प्रकार से और इनमें लाइन ऐसी खींची है, और दूसरा जो है ये दिया है इस प्रकार से। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि चिन्हों का मान इसका और इसका मान क्या है। तो इनके मान हमें यहाँ पर देखना है। तो इनके मान जो है ये हो जाएंगे, जो पहला हमारा रहेगा ये इसका मान हो जाएगा 5 और इसका मान हो जाएगा परिभाषित नहीं है। तो ऑप्शन सेकंड जो रहेगा ये इसका उत्तर बन जाएगा इस प्रकार से। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमें प्रश्न दिया है, निम्न वृत्त चित्र में विभिन्न मदों पर किया जाने वाला व्यय अवरोही क्रम में है। तो यहाँ पर अवरोही क्रम हमें देखना है। तो अवरोही क्रम का मतलब होता है पहले सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इस प्रकार से। तो सबसे पहला यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट हो जाएगा, उसके बाद में सेकंड हो जाएगा, उसके बाद में ये थर्ड हो जाएगा, और उसके बाद में ये फोर्थ हो जाएगा, और उसके बाद में ये फिफ्थ हो जाएगा, फिफ्थ हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना है कि खाना पहले नंबर पर है, ये मकान किराया दूसरे नंबर पर है, और उसके बाद ये तीसरे नंबर पर है, और ये चौथे और ये पाँचवें पर। इसकी प्रश्न देखते हैं ये। तो सबसे पहले यहीं पर हम देख लेते हैं इसको। सबसे पहले नंबर पर हमने देखा था कि खाना जो है ये 1 नंबर पर है, तो खाना जो है ये यहाँ पर ऑप्शन सेकंड के अंदर देखते हैं 1 नंबर पर है। फिर उसके बाद में मकान किराया 2 नंबर पर है, उसके बाद कपड़े 3 नंबर पर है, उसके बाद बचत और शिक्षा ये। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे सीटेड मैथ्स से संबंधित एक प्रैक्टिस सेट, और इसमें हमने आपको बताने की कोशिश की है कि सीटेट के अंदर मैथ्स में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम आपको बिल्कुल शुरुआती लेवल से लेकर के उसके ऊपरी लेवल तक के प्रश्न इसमें शामिल करेंगे और आपको दिखाएंगे। और ये आज का जो वीडियो था, जिन लोगों ने सीटेट की एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो उनके लिए खास करके था, क्योंकि ये एक बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन इसमें हमने शामिल किए थे। तो अब अगले वीडियो में हम देखेंगे थोड़े से इसके अपर लेवल के क्वेश्चन, जो कि इससे थोड़े से हार्ड स्तर के होंगे। तो आपको प्रश्न कैसे लगे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और आप चैनल पर हमारे साथ तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्दी ही।